आप जॉब में हैं? जी हाँ सर। किस जॉब में हैं? सर मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सम्राट अशोक अभियान की संस्थान दिल्ली से। टीचिंग में क्या नया इनोवेटिव काम करते हैं पढ़ाने के लिए आप? सर टीचिंग में मैं जो अभी आईटी से रिलेटेड उपकरण है, जैसे कहते हैं स्मार्ट बोर्ड है और हमारा जो प्रोजेक्टर है, उसके अलावा सर मैं लाइव वीडियोस भी बनाता हूँ और कुछ नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर भी बच्चों को भेजता हूँ। आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जाए तो क्या और नया सुधार लाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी हाँ सर, अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट जो है, हम प्लेसमेंट तो प्रोवाइड करवा देते हैं उनको, लेकिन वो प्लेसमेंट का जो प्री एग्ज़ाम रहता है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मैं इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में स्टार्ट करवाऊँगा और अपनी फैकल्टी जो है मेरे साथ में जो सहभागी रहेंगे उन सभी से इस कार्य के लिए करवाऊँगा और उनकी जिम्मेदारी भी दूँगा कि मैं बच्चों में ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसमें क्या बोलते हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है उसका अहम रोल रहता है, तो उसकी विशेष कक्षाएँ करवाऊँगा। तो अभी भी तो आप अपने प्लेसमेंट ऑफिसर आपके यहाँ होगा जब प्लेसमेंट की बात आती है जी हाँ तो उनसे कंसल्ट करके चर्चा करके कर तो सकते हैं अभी भी? क्या दिक्कत है? उसके लिए एचओडी होना जरूरी है, अगर एचओडी के भी किया तो जा सकता है, प्रयास तो रहना चाहिए आपको। अगर आप ये कमियां देख रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, उसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप अभी भी चर्चा आपने कभी किया ही नहीं किया कि ये कमियां हैं बच्चों में, प्लेसमेंट कंपनियां आती हैं लेकिन बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ऐसी कभी आपने चर्चा? जी हाँ सर, इसमें सबसे अच्छी बात यह है सर कि जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है तो हमारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है। तो अगर हम डिपार्टमेंट की वाइज अगर देखें तो उसमें हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पूल है वो क्लोज हो जाएगा और मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं चाहे वो पूरे इंस्टीट्यूट में हों या फिर हमारी ब्रांच में हों, उनकी डबल से जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो कुछ हद तक उन स्टूडेंट से की बराबरी कर लेंगे जो इन चीज़ों में ब्रेक है। ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना आपकी हॉबी है। जी आप मुझे विदिशा में क्या क्या घुमाएंगे? सर, विदिशा में मैं आपको माला देवी टेम्पल, उदयगिरी की गुफाएँ और मानोरा का मेला और बस मैं और बेतवा नदी के किनारे जो चलाएँ तीर्थ है उसको घुमाऊँगा। बीजा मंदिर है हमारे विदिशा में, जो परमाकालीन मंदिर है वो घुमा सकता हूँ सर। और सिरोंज तहसील में सर 7 अंग्रेज़ों की मूर्तियाँ हैं, मतलब अंग्रेज़ों का पुरस्कार, और सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी मैं आपको वहाँ सिरोंज नदी भारतीय इतिहास में अगर सम्राट अशोक की तुलना करनी हो तो ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व उभर करके आते हैं तो उससे आप तुलना करना चाहेंगे? सर, सम्राट अशोक जो है मौर्य जो डायनेस्टी उससे संबंधित हैं, और अगर हम आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उन्होंने जो है अखंड भारत का निर्माण किया था, एकीकृत किया था, और जो उन्होंने प्रशासनिक प्रणाली चलाई थी उस प्रशासनिक प्रणाली को मतलब पिछले 23 वर्षों से जो है भारत जो है वो उसको फॉलो करता है। तो वैसे तो सम्राट अशोक जो हैं उनके कंपैरिजन अगर करें तो ये अच्छा अशोक की ये जो अखंड भारत क्या है, ये अखंड भारत का जो निर्माण किया, ये अखंड भारत है क्या? सर, अभी भी बात बहुत चल रही है कि अखंड भारत बनाएंगे, ये क्या है अखंड भारत? सर, अखंड भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल जो देश हैं, पश्चिम से अगर पूर्व की ओर हम देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और कुछ अलग जो अपना इन सबको शामिल किया जाएगा, और इंडोनेशिया जो हमारे क्षेत्र क्या अशोक के समय में थे? सर, अशोक जो सम्राट अशोक हैं उनके समय की जो सीमाएं हैं वो पूर्व में म्यांमार से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, और
उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो है सर तमिलनाडु तक थी, जहाँ पर दक्षिणी जो राज्य थे चोल, चेल और पांड्य, वहाँ उनका प्रत्यक्ष शासन नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो उनसे प्रभावित था। अच्छा, तो इंडोनेशिया अगर अभी जैसे अखंड भारत बनाने की मांग कर रहे हैं, जैसे हम अखंड भारत बनाएंगे, तो कहाँ तक इसकी रिलेवेंसी है? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सारे राष्ट्र जो हैं एक उनको स्वतंत्र हुए और भारत से अलग हुए 1 सदी से ज़्यादा हो चुका है। और अगर हम इसमें इनको अगर हम भारत में मिलाना चाहेंगे तो यहाँ से हमारी जो साम्राज्यवादी नीति है वो उभर के आएगी। और भारत का इतिहास रहा है कि भारतीय शासकों ने कभी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। तो यहाँ हम इनको इस तरीके से अखंड न करते हुए अगर हम ये देखें, जो हमारा एक संगठन था साउथ ईस्ट जी सर साउथ सर सॉरी फॉर्म भूल रहा हूँ। तो वहाँ हम एक तरीके से जो भारत है वो अपनी सॉफ्ट पावर और या फिर संवेदनाओं को व्यक्त करके इनको एक भावनात्मक रूप से एक कर सकता है। क्योंकि सर अगर हम देखें तो श्रीलंका में जो संकट व्याप्त है वहाँ पर भी भारत ने मदद भेजी है। फिर नेपाल और बांग्लादेश के साथ में भी सर हमारा जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिवली दूसरे देशों में। तो यहाँ इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत भावनात्मक रूप से एकता स्थापित कर सकता है इस बात में। अच्छा, आपने पर्यटन अपना अभी बताया है ना, कहाँ MP छोड़ गए, कहाँ पर्यटन स्थल पर गए हैं, ऐतिहासिक स्थल गए हैं, आप पर्यटन करने से या जाने से लाभ क्या होगा? क्यों भ्रमण करते रहेंगे लोग? सर सर्वप्रथम तो पर्यटन का लाभ ये है कि व्यक्ति एक ही जगह रह कर थोड़ा उसमें अगर हम बोले तो अपने एक रूपता आ जाती है, उससे उसमें नई उमंग का संचार नहीं होता। अगर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्यटन या भ्रमण करता है तो एक तो ऐसा बोला जाता है कि आबो हवा बदल जाती है और उससे उसे नई स्फूर्ति मिलती है। और दूसरा, अगर उसका स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर लेकर वो स्वास्थ्य लाभ। पर्यटन स्थल में क्या स्वास्थ्य मिलेगा? आप यहाँ भी जाकर अच्छे जंगल में जा सकते हो, इधर पास में भी अच्छे हवा में जा सकते हो, मनोरंजन यहाँ भी कर सकते हो। मनोरंजन में कोई अलग अलग तरीके हैं। पर्यटन स्थल इतना दूर जाना का देखो आपको क्या फायदा है? अब पर्यटन स्थल बनाने से उच्च तो क्या फायदा है? सर जी सर, पर्यटन स्थल पर अगर कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसको ये फायदा है कि उसको एक नई जगह का ज्ञान मिलता है। और पर्यटन स्थल पर अगर व्यक्ति जाएगा तो वहाँ पर वो कुछ पैसा खर्च करेगा, होटल में रुकेगा, वहाँ घूमेगा, तो पर्यटन स्थल की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इजाफा होता है और पर्यटन स्थल पर जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी पर्यटन के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेकर के आ रही है और क्या कर रही है, और आपकी तरफ से और क्या बेहतर करने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए क्या सुझाव? सर मध्य प्रदेश सरकार का जो सबसे बड़ा कैंपेन है वो चल रहा है भारत का दिल देखो मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खासतौर से जल पर्यटन की बात करें तो पिछले विगत 5 वर्ष पहले अनुबंतिया में जल महोत्सव आयोजित किया जाता है, जल क्रीड़ा केंद्र खोले गए। जो हमारा चंबल है, चंबल नदी पर जो बांध बना हुआ है उसके बैक वाटर में भी जल क्रीड़ा केंद्र खोले गए हैं और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश का जो ओरछा जिले का गांव है लाडपुरा खास, उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ने UNWTO ने नॉमिनेट किया था कि बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। आपकी तरफ से क्या सुझाव है? अभी कहाँ लग रहा है कि क्या लेकुना है जी, और क्या बेहतर कर सकते हैं? सर अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो हम धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने महाकाल महालोक का लोकार्पण करवाया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। फिर सलकनपुर में देवी ये तो सरकार ऑटोमेटिकली कर ही रही है। जी सर। आपकी तरफ से क्या इनपुट?
सर मेरी तरफ से ये इनपुट है कि यहाँ पर जो पर्यटकों की सुरक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सर महाकाल महालोक जो है वहाँ पर अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहाँ पर्यटकों को साथ में लूट और लड़ाई झगड़े हुए। और मेरा ये और एक सजेशन है सर सरकार के लिए कि अगर हमारा सुरक्षा बल कम पड़ता है तो हम वहाँ पर वॉलेंटियर्स को जो है वो नियुक्त कर सकते हैं, और वॉलेंटियर को नियुक्त करके सुरक्षा पर और दूसरी व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त कर सकते हैं। बस ये ठीक है अजय जी, धन्यवाद। थैंक यू।